एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनहांस स्टडी। आज हम फ्रेंड्स डॉक्टर फोस्टर्स की समरी को हिंदी में कवर करेंगे। डॉक्टर फोस्टर्स जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस ड्रामा है। क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो वो एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट थे और शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी भी माने जाते हैं। उन्होंने और भी फेमस ड्रामा को लिखा है, जैसे टैम्बोलेन, जी ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड। तो ये कुछ उनके फेमस ड्रामा हैं जिनकी समरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डॉक्टर फोस्टर्स की समरी को डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर फोस्टर्स की समरी को डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसमें जितने भी मेजर कैरेक्टर हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, जिससे कि समरी समझने में आसानी होगी। तो इसमें द पोप जो कैरेक्टर हैं वो द पोप, नेक्स्ट है द कार्डिनल ऑफ लॉरेन, द एम्परर ऑफ जर्मनी, ड्यूक ऑफ वेनवॉल्ट, डॉक्टर फोस्टर जो कि इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है, वोल्डीज, कॉर्नेलियस। वोल्डीज और कॉर्नेलियस की बात करें तो ये दोनों डॉक्टर फोस्टर्स के बहुत ही खास मित्र हैं। वैगनर, द सर्वेंट टू फोस्टर्स, क्लाउन, रॉबिन। इसके बाद लूसीफर, बेल्जीबब, मिस्टोफिल्स, गुड एंजल, बैड एंजल। इनका भी गुड एंजल और बैड एंजल का भी इसमें बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन डॉक्टर फोस्टर्स में दिखाया गया है। मार्लो ने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। 7 डेडली सिंस के बारे में भी इस ड्रामा में बताया गया है। कोरस, जैसा कि ये डॉक्टर फोस्टर्स जो ड्रामा है ये कोरस से ही स्टार्ट होता है और कोरस से ही एंड होता है। डेविल्स, स्पिरिट इन द शेप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑफ द पैलोमर एंड ऑफ हेलेन। तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो आइए जान लेते हैं अब इसमें और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले पॉइंट को देख लेते हैं। डॉक्टर फोस्टर्स वॉज रिटेन प्रोबेबली 1588 और 1589. It was published after the death of Marlowe. If you talk about the Christopher Marlowe, he cannot publish this work after his lifetime, so it was published after the death of Christopher Marlowe. It is a morality play. What is the morality play? For the knowing the morality play, I have to started a series of literary terms in this channel, so you can watch and understand what is the morality play. Next point, it is written in a 5 act and it is also written in blank verse. What is the blank verse? There is no rhyme in any poetry, that is called blank verse. It is the based on German story. If you talk about डॉक्टर फोस्टर्स की जो स्टोरी है वो जर्मन स्टोरी पर बेस्ड है। द प्ले ओपन्स विद द कोरस, और जो ये डॉक्टर फोस्टर्स ड्रामा है वो कोरस से स्टार्ट होता है और उसी से ये एंड होता है। तो कोरस की जो फर्स्ट लाइनें हैं, नॉट मार्चिंग नाउ इन अ फील्ड ऑफ थैसिमैन वेयर मार्च डिड मेट द कॉर्थीजनियस। तो ये थी डॉक्टर फोस्टर्स की ओपनिंग लाइन। और जो डॉक्टर फोस्टर्स है वो इपिलॉग एंड प्रोलॉग में लिखा गया है। इपिलॉग यानी जो ड्रामा में स्टार्टिंग का पोर्शन होता है वो प्रोलॉग कहलाता है, और इपिलॉग जो लास्ट की लाइनें होती हैं वो इपिलॉग होती हैं। तो ये जो ड्रामा है वो कोरस के साथ साथ प्रोलॉग और इपिलॉग में भी लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है, द प्ले एंड्स विद द कोरस। प्ले कोरस से भी एंड होता है। ये लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं
और एग्ज़ाम में ये पूछी भी गई हैं। कट इज़ द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट एंड बर्न इज अपोलोज लॉरल बो। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये डॉक्टर फॉस्टर्स कोरस से स्टार्ट होता है और इसका जो एंड है वो कोरस से ही एंड भी होता है। तो स्टार्टिंग में जो प्रोलॉग में डॉक्टर फॉस्टर्स के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ फॉस्टर्स के लाइफ के बारे में भी बताया गया है कि डॉक्टर फॉस्टर्स का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। इसके बाद वो विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में गए थे। कुछ ही समय में फॉस्टर्स ने वहाँ पर थियोलॉजी का अध्ययन किया और वो उसमें पारंगत हो जाते हैं और शीघ्र ही उन्हें डॉक्टर की उपाधि प्रदान कर दी जाती है। तो इस प्रकार से उनका नाम फॉस्टर्स से डॉक्टर फॉस्टर्स पड़ गया। इसके बाद फर्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है और फर्स्ट सीन भी स्टार्ट होती है। फर्स्ट एक्ट में फॉस्टर्स स्टडी रूम में बैठे हैं और वे स्वयं से ही बातचीत कर रहे होते हैं। उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अनेक सब्जेक्ट में विषयों में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जैसे फिलॉसफी, लॉजिक, थियोलॉजी, लॉ एंड मेडिसिन। फॉस्टर्स सोचने लगते हैं कि इतना अध्ययन करने के बावजूद भी अभी भी वो एक समान व्यक्ति हैं। इस प्रकार उनके मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं और वो मन में चिंतन करके डॉक्टर फॉस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब जादू शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इससे धन और शक्ति दोनों की प्राप्ति होगी और वो जिस वस्तु को चाहेंगे, यानी जिस चीज़ को वो पाना चाहेंगे, वो चीज़ वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तब वो अपने नौकर, जिसका नाम वैगनर होता है, उसको बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो वोल्डीज और कॉर्नेलियस को बुला लाए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि वोल्डीज और कॉर्नेलियस ये डॉक्टर फॉस्टर्स के बहुत ही खास मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। ये दोनों जादू टोना के बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन है, इसलिए डॉक्टर फॉस्टर्स की सलाह की इसलिए डॉक्टर फॉस्टर्स उनसे सलाह लेना चाहते हैं। इसलिए दोनों की सलाह उसे बहुत काम आएगी, ऐसा सोचकर डॉक्टर फॉस्टर्स वैगनर से कहते हैं कि अभी जाओ और वोल्डीज और कॉर्नेलियस को यहाँ पर बुला लो। वैगनर अपने मालिक की बात को मानते हुए वहाँ से चला जाता है और फॉस्टर्स अकेले रह जाते हैं। इसके बाद उसी समय उनके पास गुड एंजल और बैड एंजल आ जाती हैं। गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टर्स को सलाह देती हैं कि उन्हें जादू की पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जादू की पुस्तकों से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन्हें बाइबल की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जादू टोना रखने से वो ईश्वर को नाराज करेंगे, इसलिए उन्हें जादू शास्त्र का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी समय बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टर्स को जादू की पुस्तकें पढ़ने की सलाह देती है और कहती है कि अगर वो जादू की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वो गॉड के बराबर शक्तिशाली हो जाएंगे, यानी गॉड के बराबर उनके पास पावर हो जाएगी। इतना कहकर जो बैड एंजल होती हैं और गुड एंजल होती हैं वो दोनों चली जाती हैं। इसके बाद फॉस्टर्स बहुत ज़्यादा गंभीर चिंतन में होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, कि उन्हें गुड एंजल की बात माननी चाहिए या फिर बैड एंजल की बात की सलाह माननी चाहिए। अंत में वो डिसाइड करते हैं कि वो जादू टोना सीखने की कला को सीखेंगे।
जादू टोने की शक्ति का डिसाइड करके कि वो जादू टोने की कला को सीखेगा, ऐसा मन में वो विचार करके वो बहुत ही खुश होता है डॉक्टर फॉस्टस, और ये सोचने लगता है कि एक दिन उसके पास इतनी पावर और इतनी शक्ति हो जाएगी कि वो गॉड के बराबर हो जाएगा, और वो जिस वस्तु को वो चाहेगा वो उसके पास होगी। तो वो सोचने लगता है कि एक दिन उसके पास हीरे जवाहरात मोती संपत्ति, जितनी भी संपत्ति है सब उसकी झोली में होंगी। ऐसा मन में वो विचार कर ही रहा होता है कि उसी समय उसका मित्र वोल्डीज और कॉर्नेलियस वहाँ पर आ जाते हैं, और फॉस्टस उससे कहता है कि वो जादू टोना सीखना चाहता है। जब ये बात उसके मित्र सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो इस बात से तैयार ही नहीं होते, बल्कि वो डॉक्टर फॉस्टस से ये भी कहते हैं कि इस तरीके से एक दिन फरिश्ते तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे, और जो भी काम करने के लिए तुम उनसे बोलोगे वो सब तुम्हारे काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। वो अपने मित्रों से कहते हैं कि मुझे अब ये बताओ कि प्रेतात्माओं का आवाहन किस प्रकार से किया जाता है। वोल्डीज उससे कहता है कि जादू की पुस्तकें थाम कर किसी अकेले यानी एकांत जंगल में चले जाओ। फॉस्टस उसे अपने साथ भोजन करने का न्योता भी देता है कि आज हम लोगों को साथ में ही भोजन करना चाहिए। उसके मित्र उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ में भोजन करते हैं। अब फॉस्टस ये सोचने लगता है कि आज की रात मैं प्रेतात्माओं का आवाहन करूंगा और रात में ही उनको बुलाऊंगा। ऐसा करने में अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। ऐसा वो मन में विचार कर रहा होता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है, और उस सीन में फॉस्टस के कुछ मित्र होते हैं जो कि फॉस्टस के घर के सामने बातचीत कर रहे होते हैं कि बहुत दिनों से उन्होंने फॉस्टस को नहीं देखा है और वो काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी में भी नहीं आ रहे हैं। ऐसा सोच कर उसी समय उन्हें वैगनर, जो कि फॉस्टस का सर्वेंट था, उससे वो पूछते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से फॉस्टस यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं। तो उसका जो नौकर होता है वो कुछ भी जवाब नहीं देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, ये सब तो ईश्वर ही जाने। इसके बाद जो उसके मित्र होते हैं वो वैगनर से मजाक करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, और अंत में नौकर ये उनसे बोल देता है कि वो अपने डॉक्टर फॉस्टस अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें परेशान ना किया जाए। ऐसा कहकर वैगनर घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है, और उस सीन में दिखाया गया है कि रात काफ़ी बीत चुकी होती है और फॉस्टस कुछ अपने मन में ही बड़बड़ा रहे होते हैं। वो एक सुनसान जंगल में चले जाते हैं ये परीक्षा लेने के लिए कि प्रेतात्माओं को कैसे बुलाया जाए, इसलिए वहाँ पर वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाने लगते हैं, चित्र बनाने लगते हैं, खींचने लगते हैं। उसी समय मेफिस्टोफेलिस जो कि लूसीफर का सर्वेंट है, यानी उसकी आज्ञा का वो पालन करता है। लूसीफर कौन है? लूसीफर एक डेविल्स है और वो सारे डेविल्स का मेन स्वामी माना जाता है। मेफिस्टोफेलिस वहाँ पर आता है और वो डॉक्टर फॉस्टस उसे तुरंत ये आदेश देते हैं कि तुम अभी इसी समय यहाँ से वापस चले जाओ और यहाँ पर तभी आना जब तुम एक साधु का वेश धारण करके ही यहाँ पर आना। उसकी आज्ञा पालन करते हुए मेफिस्टोफेलिस तुरंत वहाँ से चला जाता है। फॉस्टस ये देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है कि उसका जो ये जादू टोने वाली कला है वो अब काम कर रही है, यानी जैसा उसने मेफिस्टोफेलिस से कहा मेफिस्टोफेलिस ने वैसा ही किया। उसकी जो आज्ञाएं हैं वो अब स्वीकार की जा रही हैं, लोग उसका फॉलो कर रहे हैं। उसे विश्वास हो जाता है कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। इस तरह से उसके मन में एक घमंड की भावना दिखाई गई है। थोड़े समय के बाद मेफिस्टोफेलिस वापस आता है और फॉस्टस को बताता है कि वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता क्योंकि वो लूसीफर का नौकर है। लूसीफर जो कि डेविल्स है, जितने भी डेविल्स हैं उनका मेन स्वामी है। वो फॉस्टस का नौकर नहीं है, वो लूसीफर का नौकर है। इसलिए लूसीफर की आज्ञा का पालन करना उसका सबसे पहला कार्य है। वह अपनी मर्जी से चला गया था। वो प्रेतात्माओं को आदेश
मनवाना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि प्रेतात्माएं तुम्हारे आदेश को माने, तो इसके लिए तुम्हें अभी तुरंत ही ईश्वर और बाइबल से मुंह मोड़ लेना चाहिए। यानी तुम्हें ईश्वर को छोड़ देना चाहिए और बाइबल की जो तुम पुस्तकें पढ़ रहे हो उसको अभी त्याग कर दो, तभी प्रेतात्माएं तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी। और तुम्हें लूसीफर का गुणगान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, लूसीफर जो बोले वही तुम्हें करना चाहिए। तो इस प्रकार से मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को समझाते हैं। इस पर फॉस्टस लूसीफर के विषय में और कुछ जानना चाहते हैं। वो मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि मुझे लूसीफर के बारे में और कुछ बताओ। मेफिस्टोफेलिस उसे बताता है कि लूसीफर भी एक दिन एंजल था, किंतु गॉड के विद्रोह के कारण उसे नरक में फेंक दिया गया था और उसके साथियों का भी यही हश्र हुआ। यानी जो लूसीफर के साथ उसके जो साथी थे उनको भी नरक में फेंक दिया गया था। उनका जीवन भर नरक में ही पड़े रहने का उनको श्राप मिला था। वो जहाँ कहीं भी जाता था नरक उसके साथ साथ जाता था। उसे एक दिन वो दिन याद आते हैं कि जब वो परमात्मा यानी गॉड के पास रहता था। वहाँ पर स्वर्ग के जितने भी सुख संपदा थी उसका वो आनंद उठाता था। वो फॉस्टस को जादू के जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में भी बताता है कि अगर तुमने लूसीफर का कहना माना, यानी जादू तुम सीखना चाहते हो, तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं जिसे तुम्हें भोगना होगा। पर फॉस्टस को इन सब बातों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है जादू टोने के प्रति कि वो बिना उसके दुष्परिणाम जाने जादू टोने की कला को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। मेफिस्टोफेलिस से लूसीफर के पास जाने और यह कहने को कहता है कि यदि 24 वर्षों तक उसे बिना किसी टोके मौज मस्ती मना लेने की जाए तो वो अपनी आत्मा को भी सौंप देगा। यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टस ये कहना चाहता है कि अगर उसे 24 वर्षों तक बिना किसी के आज्ञा के यानी जो कुछ वो चाहे वो उन्हें अपने इच्छा से कर सकता है, तो अगर उसे ये परमिशन मिल जाती है तो वो अपनी आत्मा को भी उसको सौंप देगा। मेफिस्टोफेलिस वहाँ से चला जाता है और फॉस्टर तब सोचने लगता है कि एक दिन आएगा जब जादू के प्रभाव से वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो जिस वस्तु का भी चिंतन वो करेगा वो उसके पास हो जाएगी और ये मेफिस्टोफेलिस जो कि लूसीफर का नौकर है एक दिन मेरी तरफदारी करेगा। तो ऐसा मन में वो विचार करता है और अंदर ही अंदर वो खुश होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट ड्रामा की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। इसमें जो भी वीडियो आए आप उनको देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर भी नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो